तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्कल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट 2023 सेट नंबर 8 लेकर, यानी कि बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट है। ये सेट नंबर 8 है हमारा। ये देखें, प्रश्न नंबर पहला जो हमारा है वो है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है कमल, रेफ्लेसिया, बहुत बड़ा कैक्टस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि रेफ्लेसिया जो है ये संसार का सबसे बड़ा फूल है, जिसे आप देख सकते हैं। और ये जो फूल है असल में ये इंडोनेशिया में पाया जाता है, मतलब इंडोनेशियाई वर्षा वन में पाया जाता है, जहाँ पे जोसेफ अर्नाल्ड के द्वारा इसको 1818 ईस्वी में सबसे पहली बार खोजा गया था। और इस फूल का जो व्यास है वो 100 सेंटीमीटर और इसका वजन जो है लगभग 10 किलोग्राम तक होता है। ये इतना बड़ा फूल है। ठीक है, अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक या भूगार्भिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ या उत्तर गंगा मैदान। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि खड़गपुर पहाड़ियाँ जो हैं ये बिहार में भूगार्भिक दृष्टि से इनमें से सबसे पुराना है। तो जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं ये धारवाड़ क्रम की हैं, ठीक है, जिसलिए सबसे पुरानी है ये। और रोहतास पठार की अगर हम बात करें तो ये विंध्यन क्रम की पठारी है, विंध्यन क्रम का क्षेत्र है ये। और जो उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ हैं ये जो शिवालिक हिमालय है उसका भाग है, ठीक है। और उत्तर गंगा मैदान की बात करें तो ये जो उत्तर गंगा मैदान है ये सबसे नवीनतम क्षेत्र है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि खड़गपुर पहाड़ियाँ जो हैं ये भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। ठीक, अब आगे देखें प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? सोन, पुनपुन, सकरी या बालन। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि पुनपुन नदी जो है ये फतुहा के पास गंगा में मिलती है। असल में जो फतुहा है पटना ज़िले में पड़ता है, तो वहाँ पे पुनपुन नदी जो है गंगा नदी से मिलती है। और पुनपुन नदी जो है इसकी सहायक मोरहर और दरगाह है। इसके अलावा पुनपुन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और बिहार के औरंगाबाद ज़िले में प्रवेश करती है। वहाँ से आगे बढ़ते हुए पटना में आके फतुहा में आती है और वहाँ गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है, यानी कि बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं? विकल्प है 21, 17, 12 या 6। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जो ज़िले हैं उनकी संख्या 12 है। और इन ज़िलों की अगर हम बात करें तो इनमें शामिल है सारण जिसका मतलब जिला मुख्यालय सारण, और बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ये जो 12 ज़िले हैं इनकी सीमाएं जो हैं गंगा नदी से लगी हुई हैं, यानी कि इनसे गंगा नदी लगा हुआ है। और प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील या कामा झील। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि अनुपम झील जो है ये बिहार में स्थित है। और ये अनुपम झील जो है कैमूर ज़िले में स्थित है। हालांकि जो झील है अनुपम झील ये कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा रेखा में स्थित है, यानी कैमूर ज़िले में एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, उसकी सीमा में स्थित है ये। और ये कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये बिहार के कैमूर में स्थित है। और जो बिहार का जो कैमूर में पहाड़ी श्रृंखला है उसके बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। और ये जो बिहार का कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा झील बिहार में स्थित है, तो अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है। और यह
ये अनुपम झील बिहार के मुंगेर में स्थित है, और मुंगेर में कहाँ स्थित है? मुंगेर में जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसके पास। ठीक है। थोड़ी सी सांभर झील की अगर हम बात करें तो ये सांभर झील जिसे कि नमक बनाया जाता है, राजस्थान में है ये। सुखना झील की बात करें तो सुखना झील चंडीगढ़ में है, और कामा झील की बात करें तो कामा झील हरियाणा में स्थित है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पटना, कटिहार या पूर्णिया? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि जो कटिहार शहर है ये बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, सबसे पूर्व में कटिहार। पश्चिम बात की अगर और पश्चिमी की अगर हम बात करें तो ये मैप में देखेंगे हम, तो कैमूर जिला सबसे पश्चिम में स्थित है। इसी तरह उत्तरी यानी कि सबसे बिहार का सबसे उत्तरी शहर या सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो सबसे ऊपर की ओर है वो ये है, और सबसे दक्षिणी जिले की बात करेंगे तो वो ये है। ठीक। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? वाल्मीकि, राजगीर, भीमबांध या गौतम बुद्ध? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि मुंगेर में भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1976 में की गई थी, और इसका कुल क्षेत्रफल जो है 681.99 वर्ग किलोमीटर है। जबकि वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, और राजगीर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो नालंदा जिले में स्थित है ये, और गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य की अगर हम बात करें तो ये गया जिले में स्थित है। तो गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य नहीं है बल्कि पक्षी अभयारण्य है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जी.के. गोखले, श्री दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी कि श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बिहार में हुआ था 9-10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में। ठीक है। और इसके अलावा ये जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था इसमें अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए थे, और इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण जो थे इनकी विशेष उपस्थिति थी। और बिहार प्रांतीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इसका जो पहला अधिवेशन था ये बिहार में हुआ था, जो इसका प्रथम अधिवेशन था 1908 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सैयद अली इमाम हुए, और ये आयोजन जो था मतलब इसका आयोजन जो है पटना में किया गया था, पटना शहर में। यानी कि प्रांतीय कांग्रेस समिति का, बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का जो गठन है ये पटना में हुआ था। 1908 में इसका पहला सम्मेलन हुआ, और सैयद हसन अली इमाम जो हैं वो इसके अध्यक्ष हुए थे, प्रथम अध्यक्ष, जबकि दूसरे अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए थे। और किन के प्रयत्न से बात पूछा है तो ये हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से। ठीक है। और प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो प्रश्न नंबर 9 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह या जी.बी. सेन ने? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। और असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 के मध्य चला था। ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 10 है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा या रामानंद मिश्रा? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और इन्होंने सन 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, और जब इन्होंने इसको स्थापित किया तो सबसे पहले सोनपुर मेले में इसका गठन किया था। यानी कि सोनपुर मेले से इसकी शुरुआत की गई थी सन 1929 में। और इस सभा का विस्तार करने में इनको कार्यानंद शर्मा, राहुल सात्यांकन, पंचानंद शर्मा, मनोनंदन शर्मा जैसे नेताओं ने सहयोग प्रदान किया था। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
श्री कृष्ण सिंह ने, महादेवलाल सराफ ने, कुमार मिश्रा ने या सत्यनारायण ने। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि महादेवलाल सराफ जी ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो नमक सत्याग्रह जो कि 1930 में हुआ था, तो इस समय महादेवलाल सराफ के साथ साथ दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल और जहरुल हसन हाशमी, इन लोगों ने नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो इन दिए हुए विकल्पों में सही विकल्प सिर्फ बी होगा। बाकी इनके साथ महादेवलाल सराफ के साथ साथ दीप नारायण सिंह जी थे, रामेश्वर नारायण अग्रवाल जी थे, कैलाश बिहारी लाल जी थे और जहरुल हसन हाशमी जी थे। ठीक। और प्रश्न नंबर 12 है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यानी कि कौन सा जिला जिसका नेपाल से सीमा नहीं लगता। विकल्प है मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी और पूर्णिया। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि इन दिए हुए जिलों में से पूर्णिया के साथ नेपाल की सीमा नहीं लगती। अब बात करें तो नेपाल की तो और बिहार की, तो बिहार का नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबाई का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। इसके अलावा इस सीमा रेखा में बिहार के 7 जिले नेपाल से लगते हैं। और इन जिलों की बात करें तो इनमें शामिल हैं सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो ये 7 जिले हैं जिनका नेपाल के साथ सीमा बनता है। जबकि नेपाल की सीमा से लगे हुए अन्य भारतीय राज्यों की अगर हम बात करें तो इसमें शामिल है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक, तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा अपना डी विकल्प कि पूर्णिया के साथ नेपाल का सीमा साझा नहीं होता, पूर्णिया जिले के साथ। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है बी हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक को इन्होंने मांडले यानी कि जो म्यांमार की जेल है वहाँ रहकर इन्होंने लिखा था। अब इंडिया इन ट्रांजिशन की बात करें तो इस पुस्तक की रचना M.N. राय के द्वारा की गई थी। जबकि गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, तो इसकी जो रचना है महात्मा गांधी के द्वारा की गई है और ये लेखों का एक संग्रह है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचित पुस्तक है ये, है ना। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे। 4 विकल्प है। पहला है बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर और जयशंकर प्रसाद। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर हम बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध लेखक थे, यानी कि बंगाल के प्रसिद्ध लेखक थे। इनके द्वारा सन्यासी विद्रोह पर जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसकी पृष्ठभूमि पर एक रचना लिखी गई थी, आनंद मठ। और इसी पुस्तक की जो आनंद मठ पुस्तक है इसी से वंदे मातरम गीत लिया गया है। और वर्ष 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था वंदे मातरम को, यानी कि वंदे मातरम गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ठीक है, और प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है कि बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। सासाराम, नवादा, कैमूर या रोहतास। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि बिहार के कैमूर जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है, जो कि दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार के पास स्थित है। और जिला कौन सा है, कैमूर जिला। ठीक, तो सी विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 16 है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास पर जोर दिया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना,
9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना या 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका जो कार्यकाल था 1997 से 2002 तक था। अब प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है कि दोहरी नागरिकता किस प्रकार के सरकार की विशेषता है, यानी कि डबल सिटीजनशिप कहाँ, मतलब किस प्रकार के सरकार की विशेषता है बताना है। एकात्मक सरकार, संसदीय सरकार, संघीय सरकार या राष्ट्रपति सरकार। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट या संघीय सरकार, जैसा कि अमेरिका में है ना। अब प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस कहा जाता है जिसे, या उत्प्रेषण या प्रतिषेध या परमादेश। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। और प्रश्न नंबर 19 है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था, या कहा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है। लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा या चान्हो दर्रो। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि राखीगढ़ी जो है ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, जहाँ की इसकी खोज सबसे पहले, हालांकि ये जो राखीगढ़ी स्थल है सिंधु सभ्यता का हरियाणा में स्थित है, और इसकी खोज सबसे पहले 1969 में सूरजभान जी के द्वारा की गई थी, और फिर वर्ष 2004 में यहाँ फिर से खनन हुआ। ठीक है। तो इस समय जो है भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी बन गया है, जो 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। थोड़ी सी धौलावीरा के भी बात कर लें, जिसे कि सन 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया है धौलावीरा को। तो धौलावीरा जो कि 100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, और इसकी खोज सन 1967-68 में की गई थी जेपी जोशी के द्वारा। और ये जो धौलावीरा है इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता जो है, यहाँ विश्व की सबसे पुरानी जल संरक्षण प्रणाली है, जहाँ पे वर्षा जल का संचय किया जाता है। और इन्हीं सब विशेषताओं के कारण धौलावीरा को वर्ष 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल जो है वो राखीगढ़ी है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना या फैक्ट्री स्थापित किया। जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि जहांगीर की अनुमति से, जिसका शासनकाल था 1605 से लेकर 1627 तक। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला कारखाना 11 जनवरी 1613 ईस्वी को खोला। ठीक। अब प्रश्न नंबर 21 है कि स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी, बाल गंगाधर तिलक, लॉर्ड रिपन या कोई विकल्प सही नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। और प्रश्न नंबर 22 है कि इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया किसने शुरू किया था। महात्मा गांधी, विपिन चंद्र पाल, दाता भाई नौरोजी या लाला लाजपत राय। तो सही विकल्प इसका बी हो जाएगा, विपिन चंद्र पाल ने सन 1901 में। और प्रश्न नंबर 23 है कि नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की। कुमारगुप्त, देवगुप्त, स्कंदगुप्त या वेदगुप्त। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और नालंदा जो महाविहार है ये वर्ष 2016 से यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। ठीक। अब प्रश्न नंबर 24 है कि नागर शैली का दशावतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है। बद्रीनाथ, गोरखपुर, देवगढ़ या ललितपुर। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। हालांकि देखिए, मतलब ये जो नागर शैली का दशावतार मंदिर है, हालांकि ये ललितपुर ज़िले में है, लेकिन जगह का नाम पूछा है तो जगह जो है देवगढ़ है, इसलिए यहाँ पे सही विकल्प सी होगा। ठीक। और ये जो दशावतार मंदिर है ये देवगढ़ नामक स्थान में है। अब एक देवगढ़ जो है झारखंड में भी है, लेकिन यहाँ पे सही विकल्प सी होगा, देवगढ़
जो कि उत्तर प्रदेश का ललितपुर ज़िले में स्थित है। और ये नागर शैली की बात करें तो नागर शैली का जो मंदिर है, वो जो अभी राम मंदिर जो बना है नया, उस मंदिर की शैली भी नागर शैली है। ठीक है, अब देखें प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या कोई विकल्प सही नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि कर्क रेखा जो है ये भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। और कर्क रेखा है जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और विषुवत रेखा विषुवतीय क्षेत्र में स्थित है, यानी 0 डिग्री पे है। और ये कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों, कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, 23.5 डिग्री, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। लेकिन चूंकि भारत क्या है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ पे सही विकल्प ये होगा कि कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 है कि निम्न में से कौन सा जलाशय या वाटर बॉडी जो है ये निकोबार से अंडमान को अलग करता है? अंडमान सागर, मन्नार की खाड़ी, पाक जलडोमरू मध्य या 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि 10 डिग्री चैनल जो है ये निकोबार से अंडमान को अलग करता है। और प्रश्न नंबर 27 है कि कौन सा राज्य मूक घाटी या साइलेंट वैली के उष्णकटिबंधीय वन के लिए प्रसिद्ध है? गोवा, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि केरल जो है ये मूक घाटी या साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है उसके उष्णकटिबंधीय वन के लिए प्रसिद्ध है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 28 है कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संरक्षित होता है, यानी किस रूप में जमा होता है? ग्लाइकोजन, शर्करा, स्टार्च या सुक्रोज। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संरक्षित होता है। और प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम या हीलियम। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि हीलियम जो है ये ईंधन तत्व नहीं है दिए गए विकल्पों में से। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पानी में घुलनशील है, यानी कौन सी गैस पानी में घुल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड या अमोनिया। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि अमोनिया जो है ये पानी में घुलनशील है। अब प्रश्न नंबर 31 है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ पाए जाते हैं? एटॉल, किनारे की तरफ जिसे कि फ्रिंजिंग कहा जाता है, बैरियर यानी कि एटॉल रीफ, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ या सभी विकल्प सही है, या सभी प्रकार के पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा कि सभी प्रकार के प्रवाल भित्ति भारत में पाए जाते हैं। और प्रश्न नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से किस देश में कैंडी, जाफना और गाले सभी शहर स्थित हैं? यानी कि कैंडी, जाफना और गाले किस देश में स्थित हैं? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका या भूटान। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि ये सभी श्रीलंका में स्थित हैं। और प्रश्न नंबर 33 है कि आधुनिक संदर्भ में किस देश ने पहले स्वर्ण मानक या गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाना शुरू किया? यूएसए, फ्रांस, यूके या इटली। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि यूके या यूनाइटेड किंगडम ने सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाना शुरू किया था। और प्रश्न नंबर 34 है कि बैंक राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 8, 6, 5 या 9। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण बैंक राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में हुआ था। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो कि सबसे पहले 19 जुलाई 1969 को हुआ था, तो उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जबकि दूसरी बार सन 1980 में द्वितीय राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो उस समय 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 35 है कि यदि किसी कोड में डिसाइड के स्थान पर 453945 हो तो उसी कोड में ए बाइट के स्थान पर लिखा जाएगा। अब थोड़ा इसको डिकोडिंग करिए। तो ये देखिए ABCD ए से लेकर जेड तक, तो डी का मतलब क्या होता है? डी को करेंगे आप कोडिंग, डी का 4 होता है। ठीक है, ई का 5 होता है और सी 3 होता है, आई क्या है 9 होता है,
डी फिर से 4 हो जाएगा और ई 5 हो जाता है। तो डिसाइड के स्थान पर 45 39 45 लिखा रहा है। तो अब हमको लिखना है एबाइड। तो ए का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक वाला विकल्प यहाँ पे सिर्फ एक ही है, 1 2 9 4 5, तो वही सही होगा। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, देखिए ए का 1, बी का 2, आई का 9 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा और ई का 5 हो जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 भी मैथ का ही है, हालांकि 2 क्वेश्चन लिया है, 2 या 3 है, 3 है। यह है कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में से कौन सी संख्या आएगी। 2 4 3 9 4 16 5 25 6, इसके बाद खाली स्थान खाली स्थान खाली स्थान। विकल्प है 36 39 81 या 243। तो यहाँ पे देखेंगे, थोड़ी सी देखें इसको, 2 4 3 9 क्या है ये ऐसा। तो देखेंगे 2 4 3, तो इसको आप एक और 3 को मिलाओ, मतलब 2 के बाद 3 को मिलाओ, 3 के बाद 4 को मिलाओ, 4 के बाद 5 को मिलाओ, 5 के बाद 6 को मिलाओ। तो एक सेट तो ये हो गया, एक श्रेणी ये बन गया, 2 3 4 5 6। अब देखेंगे 2 के बाद 4 है तो 2 दूना 4, ठीक है। 3 के बाद 9 है तो 3 दूना 6, नहीं तो गड़बड़ हो रहा है। तो 2 का वर्ग निकालते हैं, 2 का वर्ग हो जाएगा 2 दूना 4, 3 का वर्ग 3 3 9। तो यही है कि 2 का वर्ग यानी कि जो पहला संख्या है उसके बाद जो दूसरा संख्या पहले का वर्ग है। ठीक है, तो अब यही करना है अपने को। 5 का 25 हो जाएगा, 6 का 36 होगा। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या, ए हो जाएगा 36। ठीक, ये बिल्कुल सिंपल सा था। और अगला क्रम है कि 1 2 5, इसके बाद रिक्त स्थान 677 में लुप्त संख्या है, इसमें कौन सी संख्या गायब है बताना है। 26 37 217 या 126। अब इसमें थोड़ी सी मिलाइए कि 1 2 5 खाली स्थान 677 क्या है भाई, 26 37 ये वो। तो अब देखेंगे थोड़ी सी किधर चल क्या रहा है। 1 2 5, तो हम सबसे पहले 1 ले लेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो नहीं आएगा। इसमें दूसरा ट्रिक लगाते हैं कि x + 1 कर दिए, उससे भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x² + 1 करके देखते हैं। तो x में सबसे पहले क्या हम रखेंगे, 0 को रखते हैं। तो 0² + 1 बराबर 1, तो पहला सही हो गया 1। इसके बाद 2 आता है, तो इसका क्या करेंगे, 1² + 1, तो 1² का 1 ही आएगा, प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 2, ठीक। इसके बाद 2 है, तो 2² + 1, ठीक है, मतलब जो दूसरा संख्या है उसका करेंगे 2² + 1, तो 5 हो गया। अब 5 का क्या करेंगे, 5² + 1, तो 55 25 और 1 26, ठीक है, 26 का हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 26 आ गया, मान लेते हैं 26 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, 26² + 1, तो कितना, 26 × 26 6, मतलब 676 आ रहा है। इसमें 1 जोड़ देंगे, 677। तो सही विकल्प यहाँ पे क्या, ए हो जाएगा, ठीक है, 26। तो थोड़ी सी मतलब यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, है ना। तो साथियों ये था सेट नंबर 8 हमारा बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम को लेकर। हालांकि एग्ज़ाम का अपडेट कर दूं आपको, तो एग्ज़ाम देखिए अब जो भी होना है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम है सब पोस्टपोन हो रहे हैं लगभग, और चूँकि अपने एग्ज़ाम का तो अभी डेट नहीं आया है, तो ये है कि जून के बाद ही होगा, या मतलब 15 जून के बाद होगा, क्योंकि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा लोकसभा का। तब तक आप बिल्कुल धैर्य न खोएं और कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि जो रिदम है वो न टूटे। ओके, तो बस इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।